पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन करती है। मन की बात के 113वें एपिसोड में कहा युवाओं को स्पेस सेक्टर रिफॉर्म से फायदा हुआ। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, ओपीएस एनपीएस के बाद अब यूपीएस को मंजूरी। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का 30 दिन, आज परीक्षा में सख्ती बढ़ने पर 14.50 लाख परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा, पकड़े गए 177 संदिग्ध। सीएम योगी का मथुरा दौरा, आज शीघ्र जन्मोत्सव का करेंगे शुभारंभ, मथुरावासियों को देंगे कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। बरेली एडीजी जोन रमित शर्मा की बड़ी पहल, रात में जरूरत पड़ने पर महिलाओं को घर पहुंचाएगी पुलिस, महिलाएं घर पहुंचाने के लिए डायल 112 की ले सकती हैं सहायता। कृष्ण जन्माष्टमी पर उत्तर प्रदेश वासियों को 2 दिन तक लगातार मिलेगी बिजली, पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने दिए निर्देश, मथुरा में भव्यता से मनाई जाएगी जन्माष्टमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। बाराबंकी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन ने मांगों को लेकर किया धरना। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बेटे पर मुकदमे को लेकर नाराज थे कार्यकर्ता। टोल प्लाजा कर्मियों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग, किसानों के लिए टोल फ्री करने की मांग को लेकर था प्रदर्शन। टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन ने मांगों को लेकर किया धरना। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। पुलिस ने 1.5 दर्जन भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। जैतपुर क्षेत्र के अहमदपुर टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। बाराबंकी से खबर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बेटे पर मुकदमे को लेकर नाराज थे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। किसानों के लिए टोल फ्री करने की मांग को लेकर था प्रदर्शन। टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं की झड़प। जालौन से खबर, जहां पर रामपुरा के निरावली मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा, भट्टे से ईंट भरकर आ रहे ट्रैक्टर का टायर फटा, अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकराया ट्रैक्टर पर टूटकर गिरा विद्युत पोल, 2 लोगों की मौत। ट्रैक्टर पर टूटकर गिरा विद्युत पोल, 2 लोगों की मौत। कानपुर से खबर, जहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई, सुभाष सेंटर कॉलेज में प्रवेश के दौरान पकड़ा गया युवक। प्रवेश पत्र और आधार कार्ड में फोटो मैच न होने पर पकड़ा गया रामदीन की जगह नरेन नाम का युवक। रामदीन की जगह नरेन नाम का युवक देने आया था परीक्षा। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई, सुभाष सेंटर कॉलेज में प्रवेश के दौरान पकड़ा गया युवक। सॉल्वर ने परीक्षा पास करने के नाम पर लिए थे 5 लाख रुपए। सॉल्वर को किदवई नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कानपुर में आज पुलिस परीक्षा के तीसरे दिन भी कानपुर सेंट्रल स्टेशन में परीक्षार्थियों का लंबा हुजूम दिखा। दूर दूर से परीक्षार्थियों ने आकर अपने अपने सेंटर में परीक्षा देकर स्टेशन पहुंचे।
जहां भारी संख्या में भर्ती गाड़ी का इंतजार करते हुए नजर आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुरेश सविता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, क्या कुछ जानकारी है? आज सेंट्रल स्टेशन में परीक्षार्थियों का हुजूम नजर आया। जी यसी सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से आज कानपुर में पुलिस परीक्षा को लेकर के तीसरा दिन है, कानपुर में हर जगह अगर देखा जाए तो प्रशासन की जो व्यवस्था है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। इसलिए इसका मौका मुआयना किया कि इस यहाँ पर किस तरीके के परीक्षार्थियों को जाने आने की सुविधाएं दी जा रही है और पुलिस की तरफ से कैसा सहयोग मिल रहा है। लेकिन अगर हम आपको बता दें, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर रेलवे पुलिस और जीआरपी पुलिस परीक्षार्थियों के साथ बराबर साथ में लगी हुई है और जो यहाँ पर परीक्षार्थियों की भीड़ है वो तो लगातार बढ़ती चली दिखाई दे रही है, बराबर बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पर रेलवे पुलिस और जो आरपीएफ है उसकी जो सुरक्षा को लेकर व्यवस्था वो कहीं ना कहीं बहुत सुंदर है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें रेलवे स्टेशन परीक्षार्थियों की तो यहाँ पर इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण है और किसी भी तरीके की किसी भी आने जाने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही। जी यसी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए आज सेंट्रल स्टेशन में परीक्षार्थियों का हुजूम देखने को मिला। रेलवे स्टेशन या रेलवेज की अगर बात करें तो वहां पर उनको व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं? जी यस, ये बता दें कि रेलवे स्टेशन में परीक्षार्थियों के लिए भरपूर व्यवस्था, चाहे वो पीने वाला पानी हो चाहे वो व्यवस्था हो, हर चीज की सुंदर और सुगम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। क्योंकि रेलवे पुलिस और आरपीएफ पुलिस दोनों ही परीक्षार्थियों की सुरक्षा में भरपूर लगी हुई और समय समय पर परीक्षार्थियों को लाइन लगाकर सीट में बैठवाल भी रही है ताकि आने जाने वाले किसी भी परीक्षार्थियों को किसी भी तरीके के परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल सुरेश, अगर हम बात करें तो इस बार काफी सख्ती भी है, वो भी देखने को मिल रही है। कई लोग ऐसे हैं जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, एक दो लोगों की गिरफ्तारी भी आज कानपुर में हुई है। जी ऐसे बता दें कि देखिए सख्ती तो इस बार बहुत ज्यादा है क्योंकि सख्ती हर जगह देखने को मिली। क्योंकि कानपुर कमिश्नरेट ने जो पहले ही दावे किए थे कि इस बार जो परीक्षा होगी बहुत ज्यादा सख्ती से होगी, क्योंकि कई जगह कई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, कई ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि जिससे परीक्षार्थियों को समस्या तो ना हो लेकिन कहीं ना कहीं उन परीक्षार्थियों के साथ भी ऐसी कोई बात ना हो जो पढ़ लिख करके आए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आज देखो सुभाष इंटर कॉलेज किदवई नगर में भी एक सॉल्फर पकड़ा गया है जिसकी पूरी पुलिस ने उसको पकड़ के जांचबीन कर रही है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करी। तो ऐसे मामले ज्यादा ना हो इसके लिए जो पुलिस सुरक्षा है वो बढ़ चढ़ के लगाई गई है और कानपुर कमिश्नरेट ने जो इंतजाम किया वो काफी अच्छा किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ लोग एक दो लोग ऐसे आ रहे हैं उनके ऊपर पुलिस सख्त कार्रवाई भी कर रही है। जी बिल्कुल सुरेश, अगर हम बात करें तो आपने परीक्षार्थियों से भी बातचीत की होगी, उनका क्या कुछ कहना है परीक्षा को लेकर? मन में चिंता तो जाहिर होगी क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से पेपर लीक हो गए थे तो देखिए पिछले कुछ बारों से पेपर लीक होने के कारण जो परीक्षार्थी थे उनके मन में कहीं ना कहीं रोष था। लेकिन इस बार परीक्षार्थी खुश हुए, लेकिन परीक्षार्थियों से बात करने पर उन्होंने जैसे ये बताया कि जो इस बार का पेपर है वो काफी टफ आया है। क्योंकि जो पिछली बार की अपेक्षा इस बार का पेपर देखा जा रहा है वो परीक्षार्थियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार के पेपर काफी ज्यादा टफ आए हैं। लेकिन विद्यार्थियों ने बात करने पर यह भी बताया कि पेपर की जो तैयारियां थी वो उन्होंने पहले से कर रखी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत 19-20 बात या जो भी बात होती है वो उसके लिए उसका सामना करने के लिए भी परीक्षार्थी सबूत हैं। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है और हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर व्यवस्थाओं को जानने की कोशिश की तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त नजर आई हैं। और अब बात करेंगे एश्योर्ड पेंशन का वादा, यूपीएस को मंजूरी। रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा के लिए भारत सरकार अब एक नई पेंशन स्कीम लेकर आई है। इस पेंशन स्कीम का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। पहले पुरानी पेंशन योजना चलती थी जिसे सरकार ने बंद किया और नई पेंशन योजना लेकर आई। इसका काफी लंबे समय से विरोध हो रहा था, लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे मगर सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम तो नहीं लाई लेकिन एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम जरूर लॉन्च की है। पुरानी पेंशन योजना की बात करें तो ये योजना पहले से ही सरकारी कर्मचारियों के बीच लोकप्रिय थी क्योंकि ये अंतिम वेतन के आधार पर सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती थी।
इस योजना को बदलकर नई पेंशन योजना लाई गई है, जो 2004 के बाद शामिल हुए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हो गई है। एनपीएस में पेंशन की गारंटी नहीं होती, बल्कि इसमें कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान में से एक कोष बनता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। हालांकि इसमें निवेश के जरिए लाभ की संभावना होती है, लेकिन पेंशन राशि निश्चित नहीं होती है। अब यूपीएस सामने आया है, सरकार दावा कर रही है कि इसमें एमपीएस भी आ रहा है। तमाम शिकायतों को दूर किया गया है। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस और आपको सीधे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलता है। रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। न्यू पेंशन स्कीम बनी, जिसको एनपीएस कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए उस समय व्यापक कंसल्टेशन हुआ था। मुझे याद है मैं अटल जी की सरकार में मंत्री भी था, तो कांग्रेस पार्टी इन सबों ने इसका समर्थन किया था। और एनपीएस को कई कांग्रेस के सरकारों ने भी समर्थन किया था, बाद में विरोध किया, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी मांगों को सुनते हैं, समझते हैं और संवेदनशील रहते हैं। जब कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठन ने, जिसको कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहते हैं, उन्होंने भी मांग की, तो पिछले साल ही तत्कालीन वित्त सचिव और अभी 30 से होने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट को कल कैबिनेट में स्वीकार किया गया। कल सरकार की ब्रीफिंग में उसको बताया गया है, तो मैं विस्तार से रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ कुछ छोटे बिंदुओं को बताऊंगा। नंबर 1, भारत सरकार के लगभग 23% कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन तय हो गया। 50% एश्योर्ड पेंशन का मतलब क्या हुआ? आपके रिटायरमेंट के साल के 12 महीने का जो एवरेज होगा उसका 50% मिलेगा आपको। अगर आप 25 साल की सेवा पूरी किए तब इसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर उससे कम की सेवा हुई तो जो प्रोपोर्शनेट होता है उसके अनुसार मिलेगा। अगर आपने 10 साल तक सेवा की तो आपको एश्योर्ड 10,000 रुपीज पेंशन मिलेगा। तो लास्ट पे ड्रॉन का 50% आपका एश्योर्ड पेंशन है, निश्चित पेंशन की राशि है। यह हुई पहली बात। दूसरी बात, समय के अनुसार महंगाई बढ़ती है, उसका इंडेक्सेशन होता है डेयरनेस में, अलाउंस में, तो उसकी भी चिंता करने का प्रावधान हुआ है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप गुजर गए तो आपके परिवार को भी 60% का फैमिली पेंशन मिलेगा। तो एक प्रकार से जो एक कल्याणकारी राज्य की सोच होती है वो इस पूरे निर्णय में दिखाई पड़ती है। इसके अलावे एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। वो क्या है? जो न्यू पेंशन स्कीम आई थी उसको लेकर यह भी चर्चा थी कि सरकार की फंडिंग के बारे में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जिस कमेटी ने उसका रिकमेंड किया था उसने कुछ
अनूठे प्रयोग भी किए थे, देश हित के प्रयोग थे। सरकार ने कहा है ये पूरा फंडिंग भारत सरकार करेगी। जो पहले था 10% कर्मचारियों के सैलरी से और 14% सरकार के द्वारा। अब कल के निर्णय में आप ये ध्यान रखिए, अब होगा 10% कर्मचारियों के सैलरी से और 18% भारत सरकार के द्वारा। तो उसको भी आगे बढ़ा दिया गया। तो जितना भी हो सकता है कर्मचारियों के हित में, देश के कर्मचारी देश के लिए काम करते हैं। सत्ता में कौन पार्टी है उसकी चिंता नहीं करते और उनके कामों के कारण देश आगे बढ़ता है। यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक्स पर कमेंट में भी कहा है कि हमें उनके योगदान का बहुत सम्मान करना है और हम करते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे काम करती है, सोच समझकर काम करती है, विचार करके काम करती है, एडहॉक निर्णय काम नहीं करती और जो भी करती है वो जनहित में होता है। और यहां का जनहित 23 लाख कर्मचारी और उनके परिवार। तो ये एक मोटे विषय को आज रखना जरूरी था। अब इसके बाद कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी से करना है। ये घोषणा वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणा ही करेगी, घोषणा के अमल में लाने का भी कभी काम करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंच से एक हम सवाल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारत की राजनीति में। याद करिए आप। समझ सो कि राहुल गांधी प्रियंका जी हो गई तो उनसे भी कहा दिया गया हिमाचल के चुनाव में कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। जो हमारे दिल्ली के पत्रकार गए होंगे उनको याद होगा, उनके पुराने रील्स को निकाल लीजिए। राहुल गांधी से सवाल नंबर 1, आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या? मैं फिर पूछ रहा हूं भाजपा के राष्ट्रीय मंच से, कांग्रेस पार्टी इन जनरल एंड राहुल गांधी इन पर्टिकुलर, प्लीज टेल द नेशन, did you implement the old pension scheme as promised in the Himachal election? हम इसका जवाब जानना चाहेंगे उनसे। आपने कर्नाटक के चुनाव में बहुत चालाकी कर दी। वहां क्या कहा आपने कि हम 2006 के पहले के जो कर्मचारी हैं उन्हीं के बारे में करेंगे। उनकी संख्या कितनी है? सिर्फ 13,000। समझे आप? चुनाव हुआ लास्ट ईयर और देंगे खाली 6 के पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को। तेलंगाना में तो मैंने सुना है कि वहां हल्के से कहा गया। और अभी जो 24 के लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें तो मैनिफेस्टो में मेंशन करने की भी शर्म नहीं बची। मैं रिपीट कर रहा हूं, the Congress party has become so weary of the palpable falsehood of his assurance about pension that it could not muster the courage to include that as a part of its manifesto in the Lok Sabha election. राहुल जी क्या करते हैं भाई? कितना झांसा देते रहते हैं। कभी तो सही बोलिए, और बोलिए तो कर दीजिए, और नहीं करते हैं तो मत बोलिए। हमने तो नहीं कहा आपको बोलने के लिए। तो फिर मैंने हिंडनबर्ग में एक कहानी कही थी ना आपको, चिट की पॉलिटिक्स। किसी ने चिट पकड़ा दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम ले आओ, कहा वेरी गुड, ले आए। बीच में संविधान का चिट पकड़ा दिया, उसके पहले कभी राफेल का चिट पकड़ा दिया, कभी हिंडनबर्ग का चिट पकड़ा दिया। संजय बाबू आजकल क्या चिट चल रहा है, कुछ पता है आपको? मिस इंडिया।
राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, देश ऐसे नहीं चलता। गवर्निंग इंडिया इज अ सीरियस बिजनेस। और यहाँ पर एश्योर्ड पेंशन का वादा और यूपी को मंजूरी, उसको लेकर रविशंकर प्रसाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां पर उन्होंने बताया कि यूपीएस कैसे लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। बढ़ेंगे खबरों में, कानपुर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार 26 अगस्त से अपने को बेड़ियों में जकड़कर गांधी प्रतिमा फूलबाग से लखनऊ मुख्यमंत्री आवास तक अपने को बेड़ियों में जकड़कर हाथ में ये अंधा कानून है कि तख्तियां लेकर शांति मार्च पदयात्रा दिव्यांगजन के उत्पीड़न के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि थानों में पीड़ित दिव्यांगजन की रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही, पुलिस थानों में रैंप नहीं बन रहे और दिव्यांगजन अधिनियम 2016 का अनुपालन भी नहीं हो रहा है। वीरेंद्र कुमार ने बताया कि दिव्यांगजनों की समस्याओं को लेकर दिनांक 26 अगस्त को सुबह 10:30 बजे फूलबाग गांधी प्रतिमा कानपुर नगर से मुख्यमंत्री आवास 5 कॉरिडोर मार्ग तक लखनऊ तक न्याय दिलाओ भ्रष्टाचार मिटाओ पदयात्रा निकालकर मुख्यमंत्री जी से न्याय की गुहार लगाई जाएगी। लागू नहीं कर रही है। आज तो बेड़िया हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं। कल से फूलबाग गांधी प्रतिमा से लखनऊ मुख्यमंत्री आवास तक हम लोग बेड़िया पहन करके दिव्यांगजनों के लिए न्याय इंसाफ मांगने के लिए निकलेंगे, क्योंकि कानून जब सबके लिए बराबर है तो दिव्यांगजनों की एफआईआर आज तक क्यों नहीं दर्ज हुई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने तमाम बार आश्वासन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा लगता है कि माफिया और बिल्डरों के दबाव में पुलिस प्रशासन काम कर रहा है और दिव्यांगजनों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से खबर सामने आई, जहां एक सरफरा आदमी रेलवे ट्रैक पर छतरी लगाकर सो गया। उस पटरी पर ट्रेन आ रही थी, लेकिन ट्रेन चालक ने ट्रेन रोककर उसकी जान बचाई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। फिर से आप सभी का स्वागत है और गोंडा से खबर आपको बता देते हैं। हरिपुर में जमीन कब्जे का मामला, जमीन कब्जा करने पहुंचे एससीपीएम कॉलेज, 13 बिस्वा जमीन का लिया बैनामा, 18 बिस्वा जमीन कब्जा करने का आरोप। शिकायत पर जांच को पुलिस नगर पुलिस पहुंची। लखनऊ मेन रोड पर स्थित जमीन नगर कोतवाली के हरिपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। अठारह बिस्वा जमीन कब्जा करने का आरोप। लखनऊ मेन रोड पर स्थित है विवादित जमीन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? जी, आपको बता दें कि जनपद गोंडा में एक कॉलेज है एससीपीएम कॉलेज। एससीपीएम कॉलेज हमेशा विवादों में रहता है, तो आए दिन बात का इसमें नया विवाद है कि 13 बिस्वा जमीन बीमा कराने के बाद
जो एससीपीएम कॉलेज के गुर्गी और जो उसके कॉलेज के प्रशासक हैं, उन लोग अपनी टीम के साथ जा करके 18 बिस्वा की बजाय 18 बिस्वा जमीन कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत जो लोगों ने पुलिस को की तो मौके पर पुलिस पहुंची और जांच करी। जांच की बात तो अलग है, लेकिन आखिर इस एससीपीएम कॉलेज के खिलाफ पुलिस विभाग या प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता है? क्योंकि एससीपीएम कॉलेज एक बड़े जाने माने नेता के संरक्षण में चल रहा है और एससीपीएम कॉलेज के जो संस्थापक हैं डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे यानी ओम पांडे, उनके बेटे ओम पांडे हैं, उसी वजह से कॉलेज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं आए दिन जमीन कब्जा का मामला आ रहता है। एससीपीएम कॉलेज हमेशा विवादों में रहता है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि 13 बिस्वा जमीन का बैनामा लिया है। और इसी बीच आपको ललितपुर से खबर बता देते हैं, जहां पर टाटा सफारी में अचानक लगी आग। बारिश में खड़ी टाटा सफारी में अचानक लग गई आग। देखते ही देखते धूकर चली टाटा सफारी। और अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के मामले के बाद देहरादून की मित्र पुलिस भी अब अस्पतालों के लिए एक्शन मोड में आ गई है, जिसे लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने जनपद के 162 अस्पतालों में महिला सुरक्षा के लिए नोटिस जारी किया है। इस बात पर एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि देहरादून जनपद के सरकारी अस्पतालों से मांग आई थी कि वहां पर पुलिसकर्मी ज्यादा होना चाहिए, तो उसे देखते हुए अस्पतालों की पुलिस चौकियों में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। हाल फिलहाल ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई थी देश भर में, जहां पर कहीं ना कहीं जो हमारे सरकारी कर्मचारी खासकर नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर एक इशू हुआ था, कंसर्न बहुत था। और जिसमें देहरादून में भी देखते हुए जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर भी एक डिमांड थी कि सुरक्षा कर्मी और ज़्यादा होने चाहिए। उसको देखते हुए जो यथासंभव था वहाँ पुलिस चौकी में कर्मचारी बढ़ा दिए गए हैं। एक एसओपी भी इसलिए बनाई गई थी जो पुलिस को करना मैंडेटरी हो, साथ ही साथ जो वहाँ के प्रशासनिक जो मशीनरी है उसको भी ज़रूरी है कि सीसीटीवी वर्क करे, सुबह एक बार चेक हो जाए। जो भी उनके कर्मचारी गार्ड या अन्य लोग को एम्प्लॉय करते हैं, टेम्प्रेरी रूप में भी एम्प्लॉय करते हैं, उसका सत्यापन हो जाए, जिससे कहीं कोई उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। तो इस तरह से व्यवस्था बनाई गई। साथ ही साथ जो हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम चिकित्सालय हैं उनको भी एक नोटिस सभी थाने से दिए गए हैं, जिसमें 3 चीज़ मैंडेटरी रखी गई कि कम से कम हर जगह की इंपॉर्टेंट जगह की सीसीटीवी फुटेज जो खासकर इमरजेंसी की हो, जहाँ कर ऐसी शिकायतें रहती हैं झगड़े की। दूसरा, जो उनके नए कर्मचारी एम्प्लॉय करते हैं या जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनका सत्यापन जरूर करा लिया जाए। थर्ड चीज़ है, कहीं भी कोई शिकायत आए तो तत्काल उसको संज्ञान में लाने पर उसका तुरंत अगर पुलिस एक्शन होता है तो कंट्रोल, कोई भी घटना हो जाती है, बहुत विलम्ब से कोई सूचना आती है तो उसमें कार्रवाई करना संभव नहीं हो पाता। तो इस तरह की चीज़ें करके उनको नोटिस दिया गया कि इसके कंप्लायंस सभी जो संचालक हैं उसको इंश्योर करें, जिससे कि सभी की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वहाँ पर काम करने वालों की बनी रहे। बागेश्वर के ग्रामीण इलाकों में हत्या जैसी वारदातों में भी लीपापोती करने के आरोप बागेश्वर पुलिस पर लगने शुरू हो गए। 2 माह पूर्व भारू चौबट्टा में दलित युवक मनोज कुमार का शव गाड़ी में मिला था। परिजनों द्वारा हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा गई थी। बागेश्वर पुलिस अभी तक न्यायालय में चार्जशीट पेश नहीं कर पाई है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस मात्र 2 दिन में खानापूर्ति के लिए ही घटनास्थल पर आई। परिजनों द्वारा दिए गए आरोपियों के नामों से पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की है। जितने भी लोग उस घटना से शामिल थे, हम सबको गिरफ्तारी में देखना चाहते हैं और फांसी चाहते हैं। जैसे मेरे पति की हत्या की गई, मैं मौत के बदले मौत चाहती हूँ। जब तक मेरे पति को इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ अनशन भी कर सकते हैं, हम अनशन में बैठ जाएंगे और अपनी जान भी दे देंगे। 29/6/2024 को मेरे पुत्र मनोज की हत्या हो गई थी भारू चौबट्टा में। तो हमने एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस विभाग ने जिस 2 उसमें अभियुक्त थे उनको सबको न अरेस्ट करके केवल 2 आदमियों को अरेस्ट किया है कि उसमें अन्य आदमी हैं जो उसी रात को कांड करके भाग गए थे। अगर वो उन्होंने कांड नहीं किया तो भागे क्यों?
और हमने उनका सबका नाम दिया, लेकिन पुलिस विभाग ने उसमें कोई गौर नहीं किया। तो इसलिए हम आज डीएम साहब को एक ज्ञापन देने आए। नैनीताल में आज 13वीं मानसून मैराथन आयोजित की गई है। डीएसए मैराथन में दौड़ने के लिए देश विदेश से धावकों के साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय युवा जुटे। रन टू लिव संस्था द्वारा आयोजित मैराथन में मैन, वुमेन और वेटरन वर्ग में 21 किलोमीटर के 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर रन फॉर रन का आयोजन किया गया। हिंदी सिने जगत के अभिनेता हेमंत पांडे ने दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। मैंने 3-4 महीने प्रैक्टिस करके जैसे पिछली बार मैं यहाँ पार्टिसिपेट करा था, मैंने 5th स्थान भरा मैं। इस बार भी मैंने सोचा कि इस बार पार्टिसिपेट किया, इस बार अच्छा करा। देखिए थोड़ा हार्ड था, इनकी रेस में थोड़ा हम सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो रनिंग में करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो पहाड़ के लड़के होते हैं वो रनिंग में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो उनकी नेचुरल की पावर रहती है वो यही रहती है। पूरा नैनीताल इसका इंतजार करता है साल भर से इस इवेंट के लिए, और कई ऐसे हमारे प्रतिभागी हैं जो पिछले 13 साल से लगातार इसमें आ रहे हैं और वो कहते हैं कि ये हमारे लिए हिंदुस्तान का सबसे अच्छा और टफेस्ट रूट है। तो हमें खुशी होती है कि हम 13 साल तक सस्टेन कर पाए हैं, क्योंकि नैनीताल ऐसी जगह है जहाँ स्पॉन्सर्स नहीं मिल पाते हैं। तो वो खुशी की बात है कि LIC, HFL और ये सब हमको मदद कर रही हैं और यहाँ होटल एसोसिएशन मदद करता है। नैनीताल तो चाहेंगे अगर सरकार इसमें पहल करे तो मैराथन आज की डेट में ऐसी चीज़ है जो सिर्फ खिलाड़ियों को ही प्रमोट नहीं कर रही है, वो टूरिज़्म को भी प्रमोट करती है। और मैराथन इंडिया का टूरिज़्म नहीं बढ़ाएगी, यहाँ पे फॉरेन का टूरिज़्म बढ़ेगा। नैनीताल के समीपवर्ती क्षेत्र में 2 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बेटी पांडे अस्पताल में बच्चे के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए थे। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। 24 अगस्त की शाम को थाना बेतालघाट को एक मेमो प्राप्त हुआ बेतालघाट अस्पताल से, जिसमें ये दर्शित किया गया था, अंकित किया गया था कि एक 2 वर्षीय बच्ची के गुप्तांगों से ब्लड आ रहा है और उसकी मां उसको हॉस्पिटल में लेकर आई है। जब हमारी कर्मचारी, हमारे अधिकारी वहाँ पर पहुँचे तो उस समय उस बच्ची को रेफ़र कर दिया गया था। उस बच्ची को यहाँ के जिला चिकित्सालय नैनीताल में BD पांडे हॉस्पिटल में लाया गया, जहाँ से एक सूचना मेमो फिर हमारी कोतवाली मल्लीताल को प्राप्त हुआ। जब इस चीज़ की सूचना हमारी पुलिस को प्राप्त हुई तो हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी पुलिस ने सुसंगत धाराओं में बेतालघाट थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।